हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में जो कि क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को यूरोप में समाजवाद कैसे आया, उसने क्या क्या कार्य किए, ये बता दिया था। और आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो रूसी क्रांति को लेकर के रहेगा। तो हमने कल कौन कौन सी हेडिंग्स पढ़ी थी, मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। लिखा है, हमने पहले पढ़ा था कि सामाजिक परिवर्तन का युग, यानी कि लगभग जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के लगभग 186 वर्षों के बाद जब यूरोप में के रूस में जब क्रांति का उदय हुआ तो वो किस प्रकार से हुआ उसको हमने आप लोगों को बताया था। उसी में दूसरी हेडिंग थी उदारवादी व्यवस्था और रेडिकल की, तीसरी हेडिंग थी औद्योगिक समाज एवं सामाजिक परिवर्तन और यूरोप में समाजवाद का आना, और समाजवाद के लिए कितने लोगों ने समर्थन किया था। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं रूसी क्रांति को। लिखा है, यूरोप में सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया, यानी कि जो समाजवाद का समीकरण था, यानी कि कैसे कैसे सत्ता परिवर्तन हुई और बहुत तत्कालीन व्यवस्थाओं को लेकर वहाँ की औद्योगिक व्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई। इसी कारण से वहाँ की जो सिस्टम्स थे वो बिल्कुल गड़बड़ हो गए थे। उसी को यह कह रहा है कि यूरोप में सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस यह समीकरण उलट गया और 1970 यानी कि 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं में ही को ही अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है, यानी कि रूस की क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। और ये एक बात आप जान लीजिए कि रूस में दो क्रांतियां हुई हैं। तो यहाँ पर हम पहली क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। पहली क्रांति सन 1905 तथा दूसरी क्रांति 1917 में हुई थी, जो कि जनता ने अत्याचारी जरशाही को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास विफल रहा। यानी कि जो 1905 और 1917 में वहाँ की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए समाजवादियों ने जो क्रांति की थी वो क्रांति असफल हो गई थी। और यह जो रूस का साम्राज्य सन 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकेंड का शासन था। मॉस्को के निकटवर्ती भूक्षेत्र के अतिरिक्त वर्तमान फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यानी कि रूस उस समय भी बहुत बड़ा साम्राज्य घेरे हुए था। और यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। लिखा है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में रूस की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि कार्य से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी, जबकि यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% थी। यही कारण था, यानी कि खेती में जो अनाज वगैरह उत्पन्न होते थे और उन्हें जब वो कर के माध्यम से राजा को तानाशाही शासन को देते थे तो उनसे कर बेहद अच्छे तरीके से वसूल लेते थे और उनको उसका लाभ भी नहीं दिया जाता था। यही कारण है क्रांति का। किसी भी क्रांति का अगर अत्याचार होगा तो वहाँ क्रांति निश्चित होना ही होना है। इसी कारण से रूस की क्रांति दो बार हुई थी, एक 1905 में और दूसरी 1917 में। लिखा है, ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों के निजी संपत्ति थे, मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हों। जो समाजवाद का उदय वाली हेडिंग हमने आप लोगों को इससे पहले पढ़ाया था, इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें भी हमने ये बात कही थी कि काम ज़्यादा करवाते थे और उसकी मजदूरी कम देते थे। यही कारण था कि मजदूरों में भी राजा को और वहाँ के जो उद्योगपति थे उनको लेकर के जो है मन में लिखा है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में असफल थे। यानी कि राजा ने जो औद्योगिक व्यवस्था को संभालने के लिए जो इंस्पेक्टर बनाए थे, यानी कि जो उसकी देखरेख के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, वो भी उनको रोक नहीं पाते थे। वो भी उसमें से कुछ सिस्टम बना के अपना उसको चलने देते थे। यही कारण था कि कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की शिफ्ट प्रायः 15-15 घंटे तक खींच जाती थी। यानी कि 8 घंटे का वो पैसा देते थे और काम उनसे 15 घंटे करवाते थे, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटों की शिफ्ट में ही काम करना चाहते थे। और सामाजिक स्तर पर मजदूर भी दो भागों में बटे हुए थे।
कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी गहरे संबंध बनाए हुए थे। और नेक्स्ट है 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। यानी कि वो भी पुरुषों के इतना ही काम करती थी, महिलाएं भी, लेकिन उनको पुरुषों के मुकाबले वेतन भी कम मिलता था। और उनसे महिलाओं के मुकाबले जो छोटे बच्चे काम करते थे उनको भी वेतन कम मिलता था, लेकिन काम की शिफ्ट 15 घंटे की ही होती थी। यही कारण था रूसी क्रांति का। अब लिखा है रूस में समाजवाद, हेडिंग है इसकी रूस में समाजवाद। रूस में सन 1914 में पूर्व में कोई भी राजनीतिक पार्टी विधि सम्मत नहीं थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी कि रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी, लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा था। इस पार्टी का एक समाचार पत्र भी प्रकाशित होता था। उसने मजदूरों को संगठित करने का कार्य किया और मजदूरों को हड़ताल पर का कार्यक्रम आयोजित करवाया। यानी कि स्ट्राइक करने के लिए, मिल स्ट्राइक करने के लिए, यानी कि अगर हम मजदूर उद्योगों में काम करना हड़ताल कर देंगे तो उद्योगपति उनकी मजदूरी और बढ़ा सकते हैं। इसका किसने सपोर्ट किया? यानी जो पार्टी बनी थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, उसी ने इसका समर्थन किया कि आप उसको जो स्ट्राइक करिए, जो उनका काम मत करिए, मजदूरी मत करिए 1-2 दिन के लिए, और वो आपकी मजदूरी बढ़ाएंगे। अब लिखा है प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। सन 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक समूह के रूप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, यानी कि ये सब केंद्रीय शक्तियां थीं उस समय की। यानी कि ऑस्ट्रिया, तुर्की और जर्मनी जो थी वो यूरोप की केंद्रीय शक्तियां थीं, यानी कि बिल्कुल उसके बीच में थे जहां से ये सभी देशों को हैंडल कर सकते थे। तो दूसरे समूह के रूप में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस थे। बाद में इटली और रोमानिया भी इस समूह में जुड़ गए थे। इसी युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध भी कहा जाता है। प्रारंभ में इस युद्ध को रूस के नागरिकों का काफ़ी समर्थन भी रहा। नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम, और लिखा है 1917 की फरवरी क्रांति, जो दूसरी क्रांति हम लोगों ने, पहला हमने 1905 की क्रांति पढ़ी, अब हम 1917 की जो दूसरी क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। लिखा है तत्कालीन परिस्थितियों से क्षुब्ध होकर मार्च 1917 में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तथा जूलियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी 1917 में मजदूरों ने पेट्रोग्राद, यह पेट्रोग्राद का मतलब स्ट्राइक, में एक विशाल जुलूस निकालकर वहाँ का काम करना बंद कर दिया। वे रोटी देने, युद्ध बंद करने, निरंकुश शासन समाप्त करने की मांग कर रहे थे। जार में सैनिकों को जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया, परंतु सेना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बाध्य होकर सरकार ने सैनिकों को हथियार के लिए, जिससे सेना भी विद्रोह पर उतारू हो गई। इसके बाद जार की सबसे विश्वस्त सेना की टुकड़ी प्रेम्बो सेंसिक रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। मजदूरों ने भी आम हड़ताल रखी तथा जार ने तीसरी ड्यूमा को भी भंग कर दिया। यानी कि जब उधर मजदूरों ने स्ट्राइक की, यानी कि जुलूस निकाला, तो वहाँ का जो राजा था जार, उसने मजदूरों पर, अपने सैनिकों के कहा कि आप इन पर गोली चलाकर इनको मार डालिए, लेकिन मजदूरों ने भी, सैनिकों ने भी ऐसा करने से मना कर दिया। और उनकी जो स्पेशल फोर्सेस थी, स्पेशल फोर्सेस का मतलब यहाँ उसका नाम दिया है पेम्ब्रोसिक रेजिमेंट, जो उसकी सबसे बेस्ट सेनाएं थीं, उसको भी उसने कहा कि आप इन लोगों को भी मार डालिए, लेकिन उस सेना भी ने भी अपना विद्रोह शुरू कर दिया इस राजा के खिलाफ। यही कारण था उसकी दूसरी क्रांति का, 1917 की क्रांति, जिसे हम फरवरी की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार परिस्थितियां अनियंत्रित हो गईं। फलतः उदारवादी राजकुमार लॉर्ड लिवोवा के नेतृत्व में एक बुर्जुआ सरकार का गठन विद्रोह ने हो गया। इस सरकार ने जार को गद्दी त्यागने को विवश कर दिया। बाध्य होकर जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी भी छोड़ दी और जुलाई 1918 में जारीना और उसके परिजनों को गोली भी मार दी गई। नेक्स्ट हम अब आएंगे अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति यानी कि 1917 की ही बात है।
1917 में फरवरी में भी कुछ क्रांतियां हुई थी और कुछ क्रांति अक्टूबर में भी हुई थी। तो अब अक्टूबर में जो क्रांति हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था वो अब हम बता रहे हैं, सुनिए। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा करने लगी और 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए सहमत कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्राटस्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया और 24 अक्टूबर को विद्रोह भी शुरू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पे हम आएंगे, प्रथम विश्व युद्ध। जब यहाँ पर हम रूसी क्रांति की बात कर रहे हैं तो बस हम यहाँ पर रूस के बारे में ज़्यादातर जानने की कोशिश करेंगे कि रूस में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्रांतियाँ हुई और कितनी प्रकार की क्रांति हुई, यानी कि कुछ फरवरी में हुई, कुछ अक्टूबर में हुई और कुछ 1917 में हुई, कुछ 1905 में हुई। तो हम यहाँ रूसी क्रांति हमारे लेसन का नाम है, तो हम यहाँ पर मोस्टली जो है रूस के बारे में ही जानेंगे। अब हम जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस कैसे हारा। लिखा है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। जार का मानना था कि युद्ध के अवसर पर जनता सरकार का समर्थन करेगी तथा देश के अंदर सरकारी विरोधी प्रतिरोध कमजोर पड़ जाएगा, परंतु जार की यह इच्छा पूरी न हो सकी। विश्व युद्ध में रूस की लगातार हार होती गई। सैनिकों के पास न तो अस्त्र थे न शस्त्र और न ही पर्याप्त रसद और वस्त्र। रूसी सेना की हार होती गई। रूसी सेना की कमान स्वयं जार ने भी संभाल रखी थी। पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस लगी। इस स्थिति में रूसी और अधिक क्षुब्ध और क्रुद्ध हो गए। वे पूरी तरह जारशाही समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गए। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध में पराजय सन 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण बना। अब उसमें एक मोस्ट हेडिंग आती है हमारी किसान विद्रोह, यानी कि जब हमने अभी पढ़ा कि वहाँ की 85 से 86% जनसंख्या जो थी वो कृषि पर निर्भर थी। कहाँ की? रूस की। तो ऑटोमेटिक बात है कि अगर वो वहाँ पे कर ज़्यादा लिया जाएगा राजा के द्वारा तो किसान भी विद्रोह करेंगे। तो अब हम कुछ किसान विद्रोह के बारे में भी जान लेते हैं। लेसन काफ़ी बड़ा है, इसको कुछ हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। किसान विद्रोह। रूसी समाज में अधिक संख्या में होने के बावजूद किसानों की स्थिति सबसे अधिक खराब थी। अपनी स्थिति से मजबूर होकर किसानों ने बार बार विद्रोह किए। एक नए अनुमान के अनुसार 1858 से 60 के मध्य रूसी किसानों ने 284 बार विद्रोह किया, यानी कि ये छोटे छोटे विद्रोह थे। 284 बार। ये बाध्य होकर जार ने सन 1861 में कृषिदा सत्ता को समाप्त कर दिया, परंतु इसमें किसानों की स्थिति पर कोई विशेष सुधार नहीं पड़ा। अंततः उनके विद्रोह होते रहे और सन 1905 के बाद किसान विद्रोहों की संख्या बढ़ती गई। किसानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए रूसी प्रधानमंत्री पीटर स्टोलिपिन, यानी कि अब हम जानेंगे कि 1906 में वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? पीटर स्टोलिपिन। कहाँ का? रूस का। ने किसानों को जमीन खरीदने को उत्प्रेरित किया। इससे किसानों का संपन्न कुलक वर्ग उभरा। पीटर का मानना था कि सरकार कुलकों पर क्रांतिकारियों के विरुद्ध भरोसा कर सकती थी, परंतु साधारण किसान वर्ग की स्थिति दयनीय बनी रही। अब वहाँ के मजदूरों की क्या स्थिति थी? हमने बताया कि उनसे 15 घंटे काम करवाया जाता था और उन्हें 8 से 10 घंटे का ही पैसा दिया जाता था, और उनमें जो पुरुष थे उनकी मजदूरी ज़्यादा थी। महिलाएं भी 15 घंटे ही काम करती थीं, लेकिन उनको पुरुषों के मुकाबले कम मजदूरी दी जाती थी, और पुरुष और महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी काम करते थे, जिनको दोनों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती थी, लेकिन काम उनसे 15 घंटे ही करवाया जाता था। अब वहाँ की धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या कमियां थीं उसके बारे में हम बता रहे हैं, सुनिए। नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के ही समान रूसियों को धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। यद्यपि रूस में विभिन्न धार्मिक संप्रदाय वाले कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एवं चर्च का वर्चस्व था, परंतु जार ही धार्मिक मामलों का भी प्रधान था।
लोगों को अपनी इच्छा अनुसार पूजा अर्चना करने और धार्मिक विचारों को अभिव्यक्त करने की अनुमति नहीं थी। यानी कि अगर आप कोई पूजा या धार्मिक विचार, कोई धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं तो वहाँ के जो सत्ता थी वो आपको ऑर्डर नहीं देती थी कि आप यहाँ पूजा कर लीजिए, आप इस धर्म को अपना लीजिए। उनका कोई उसमें आप अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते थे। यही छोटी छोटी कारण होकर के जो है वहाँ की क्रांति क्या हुई। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे, अक्टूबर के बाद क्या बदला। यानी कि जो अक्टूबर में 24 अक्टूबर 1917 में जो रूस में क्रांति हुई उसने क्या क्या उलटफेर किए वहाँ की सत्ता में, वहाँ की व्यवस्था में, वहाँ की गरीबी को लेकर के, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। रूस की अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद रूस में बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था को पूरी तरह विरुद्ध उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव भी करवाया। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का भी नियंत्रण रहता था। अब वहाँ पर गृह युद्ध कैसे हुए उसके बारे में सुनिए। रूसी क्रांति के बाद निम्नलिखित कारणों से रूस में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। सन 1918 और 19 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों और जार समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। आज के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।